बात है, अगर यही घटना किसी हिंदू ने किसी मस्जिद में कर दी होती कि कोई सुअर काट के मैं डाल दिया होता, अब तक दंगे हो जाते। ये हिंदू मेरा सेंसिटिव अभी तक सेंसिटिव मसला है, इसलिए भाई साहब मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं डीसीपी साहब को भी बोल दिया मैंने कमिश्नर साहब को भी फोन कर दिया मैंने, संजय जी को। भाई साहब 48 घंटे है, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो, नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम और आप जानते हैं कि इलेक्शन से पहले विपक्ष कमज़ोर था, लेकिन इलेक्शन के बाद विपक्ष मजबूत हो गया है। इलेक्शन से पहले समाजवादी पार्टी भी कमज़ोर थी, इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी भी मजबूत हो गई है। कांग्रेस पार्टी भी पहले कमज़ोर थी, अब मजबूत हो गई है। बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदली है, और वो चीज़ ये है कि मुसलमानों पे इलेक्शन से पहले भी जुल्म हो रहा था और मुसलमानों पे इलेक्शन के बाद भी जुल्म हो रहा है। मुसलमानों को बीच चौराहे पे पहले भी लिंच किया जा रहा था, मुसलमानों को अब भी लिंच किया जा रहा है। मुसलमानों को गाय के नाम पर पहले भी कत्ल किया जा रहा था, अब भी किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष मजबूत होने के बावजूद इन मुद्दों पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी कहेंगे कि भाई अभी शुरुआत है, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिन मुद्दों पर विपक्ष नहीं बोल रहा है। सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है ना। जब शुरुआत ही खराब हो रही है तो फिर बाद में इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। राहुल गांधी ने पिछले 15 दिन में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बीजेपी सरकार के पहले 15 दिन कैसे रहे, कितने हादसे हुए, क्या क्या घोटाले हुए, नीट पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट से लेकर जितनी भी पेपर लीक से रिलेटेड मसले थे वो सब उन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन किए। रेल हादसे को मेंशन किया और आतंकी हमलों को मेंशन किया, हर तरह की चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया। लेकिन मुसलमानों पर पिछले 15-20 दिनों में जो हमले हुए हैं, जो जुल्म हो रहा है, उस बात को राहुल गांधी ने भी अपने उस ट्वीट में कहीं भी हाईलाइट नहीं किया और कहीं भी वो उस मुद्दे पर बोलते हुए नजर नहीं आए। जो लोग ये समझ रहे थे कि तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई है तो फुल बहुमत से नहीं आई है तो हालात बदल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, विपक्ष मजबूत हो गया है तो अब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। देखिए, जो कुछ भी बदले वो अलग बात है, लेकिन एक चीज़ तो नहीं बदली है, वो मुसलमानों पर जुल्म है, मुसलमानों पर अत्याचार है। बुलडोज़र पहले भी चल रहा था, बुलडोज़र अब भी चल रहा है। आप देखें ज़रा, छत्तीसगढ़ के अंदर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले 3 मुसलमानों को गाय के नाम पर कत्ल कर दिया गया। पहले भी होता था, अब भी ऐसे ही हुआ, लेकिन विपक्ष कुछ बोलने को तैयार नहीं। और साथ ही साथ अलीगढ़ के अंदर एक कमज़ोर मुसलमान को, एक रोटी बनाने वाले लड़के को 10 से 15 गुंडों ने मिलकर कत्ल कर डाला, मार डाला, उस पर भी विपक्ष बोलने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर 11 मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए इस शक में कि उनके फ्रिज के अंदर गाय का गोश्त रखा हुआ है, लेकिन विपक्ष के नेता इस पर भी बोलने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे बोलने को तैयार ही नहीं। पहली बात तो ये तय नहीं है कि उन मुसलमानों के घरों में गाय का गोश्त था या नहीं था, और अगर बिलफर्ज मान लिया जाए उन्होंने ये गलती की भी थी तो घर तोड़ने का कौन सा कानून है, उन्हें कानून के एतबार से सजा दी जाती। लेकिन अगर मुसलमान कोई जुर्म करे या ना भी करे, सिर्फ शक हो, तो मुसलमान को कत्ल भी कर दिया जाता है और घर भी तोड़ दिए जाते हैं। इतनी सस्ती हो गई है मुसलमान की जान, मुसलमान का खून इतना सस्ता है। कितने केसेस सामने आ गए, लेकिन जिन लोगों ने भर भर के मुसलमानों का वोट लिया वही मुसलमानों के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। अब कुछ हमारी कौम के ज्ञानी ज्ञान देंगे कि भाई अगर ये लोग बोलेंगे इन मुद्दों पर तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, हिंदू नाराज हो जाएगा। यही सब सोचते रहना हमेशा। अगर राहुल गांधी के सामने ये प्रॉब्लम है या अखिलेश यादव के सामने ये प्रॉब्लम है, इन मुद्दों पर इसलिए नहीं बोलना चाहते, तो फिर तुम्हें संविधान को हाथ में लेकर लहराने का कोई हक नहीं है, क्योंकि संविधान के अंदर मुसलमानों की हिफाजत का भी जिक्र है। मुसलमान हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अगर तुम इनकी हिफाजत के लिए नहीं लड़ सकते, इन पर होने वाले जुल्म के लिए नहीं लड़ सकते, तो नाटक करने की जरूरत नहीं है कि हम संविधान के रक्षक हैं। सिर्फ किताब को हाथ में लेकर रक्षा नहीं होती है, जो किताब के अंदर लिखा हुआ है उस पर अमल भी करना पड़ता है, उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। हिंदू नाराज हो जाएंगे, मुसलमानों के बारे में बोलेंगे
ये डर आपको सता रहा है तो फिर इंसानियत तो मर गई, इंसानियत तो ख़त्म हो गई ना। जो मुल्क का, भारत का मुसलमान है, उसे पहले भी सताया जा रहा था, 10 से 12 साल से निशाने पर है मुसलमान, टारगेट पर है, और आज भी वही स्थिति है। आप हर एक मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हो, हर एक मुद्दे पे आप बोलते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन इन चीज़ों पर आप कुछ बोलने को तैयार नहीं हो। तो ये दोगलापन नहीं तो क्या है? ये मुसलमानों के साथ छल करना है ना। मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए ना, मुसलमानों के मुद्दों से, मुसलमानों के इश्यूज से दर हकीकत तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। देखें आप, दिल्ली के अंदर एक पार्टी का नेता ये धमकी दे रहा है कि 48 घंटे के अंदर 2 लाख मुसलमानों को काट डालूंगा, 2 लाख मुसलमानों को कत्ल कर डालूंगा। राहुल गांधी फिर भी बोलने को तैयार नहीं, अखिलेश यादव फिर भी बोलने को तैयार नहीं। क्या इस विपक्ष को मुसलमानों ने मजबूत नहीं किया? क्या इस विपक्ष को दलितों ने मजबूत नहीं किया? कई घटनाएं दलितों के साथ भी हो चुकी हैं, दलितों को भी लिंच कर दिया गया, लेकिन हम देख रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि ये जितनी राजनीतिक पार्टियां, इनको सिर्फ वोट से मतलब होता है, इन मामलात से, इन मुद्दों से ये लोग जान छुड़ाते हैं। मुसलमानों का कसूर है इसमें, मुसलमानों की बहुत बड़ी गलती है। असल में मसला ये है, अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, मुसलमान उनको वोट देते हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि ये जो हालात हैं, ये हालात तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप इनके वोटर बनेंगे डायरेक्ट। आपको समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का डायरेक्ट वोटर्स नहीं बनना चाहिए मुसलमानों, बल्कि आप किसी अपने लीडर के पीछे हों, कोई मुस्लिम चेहरा हो, मुस्लिम क़यादत हो, फिर वो कांग्रेस के साथ अपनी कौम की तरफ से गठबंधन करे, पार्टनरशिप करे, पार्टनर बन के जाए, तब मुसलमानों के हालात बदलेंगे। और जब तक मुस्लिम कौम सिर्फ वोटर्स बनी रहेगी, ये तमाम पार्टियां मुसलमानों का वोट लेती रहेंगी और फिर पूरे 5 साल भुलाती रहेंगी। मुसलमानों, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, अब भी वक्त है, होश के नाखून लो। हमारी जमात में और हमारे मुस्लिम समाज में बड़े बड़े ज्ञानी हैं, अरे भाई मुसलमान क्या कर लेंगे अकेले, मुसलमानों का इतना वोट नहीं है, इतनी तादाद नहीं है। बेवकूफ़ों, गधों, तादाद तो यादवों की भी इतनी नहीं है, तादाद तो जाट लोगों की भी उतनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग हुकूमत में असर रखते हैं, चाहे विपक्ष में रहें या हुकूमत में रहें, लेकिन वो असर रखते हैं। उसकी वजह ये है, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने अपना एक एक लीडर बना रखा है और पूरी समाज उनके पीछे होती है। और फिर वो जमात का लीडर जिस तरफ जाता है, जिस तरफ फ़ायदा देखता है, पूरी समाज फिर उसके पीछे चली जाती है, उसी पार्टी को वोट करती है जिस पार्टी के साथ उनकी समाज का लीडर गठबंधन करता है। यकीनन मुसलमान अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि मुसलमानों का कोई एक ऐसा लीडर हो, कोई एक ऐसा चेहरा हो मुसलमानों का, उसे मजबूत किया जाए और उसके पीछे पूरी मुस्लिम कौम हो और तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये संदेश जाए, ये मैसेज जाए कि पूरी मुस्लिम कौम इसके पीछे है। फिर वो मुस्लिम लीडर जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे दलितों की कोई पार्टी हो, उनके साथ गठबंधन करे, तब हिस्सेदार बनेंगे सियासत में, तब वकार मिलेगा, तब ये लिंचिंग जैसे मामला से मुसलमानों को आज़ादी मिलेगी, तभी मुसलमानों पर जुल्म बंद हो सकता है। और जब तक आप सिर्फ वोटर बनते रहेंगे डायरेक्टली किसी भी पार्टी के, तो याद रहें आप सिर्फ इस्तेमाल होते रहेंगे, सिर्फ यूज़ होते रहेंगे। इलेक्शन टाइम पे ये बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर्स आपसे मोहब्बत दिखाएंगे, आपका वोट लेंगे, फिर पूरे 5 साल आपको भूल जाएंगे। आपके मुद्दों से, आपकी परेशानियों से इनको कोई लेना देना नहीं। तो चाहे समाजवादी पार्टी के साथ जाएं, कांग्रेस के साथ जाएं, दलितों की किसी पार्टी के साथ जाएं, भीम आर्मी के साथ जाएं या किसी भी पार्टी के साथ जाएं, लेकिन पार्टनर बन के जाएं, हिस्सेदार बन के जाएं मुसलमानों। और अपने किसी मुस्लिम नेता को मजबूत करो और उसके पीछे रहो। और ये पैगाम भारत के लोगों को जाना चाहिए कि हमारा ये लीडर है, जिस पार्टी के साथ ये गठबंधन करेगा हम उस पार्टी को वोट देंगे, हम उसके साथ रहेंगे। इस तरह से सियासत में हिस्सेदारी बनाई जा सकती है। लेकिन मुसलमानों को गुलामी की इतनी ख़तरनाक आदत हो गई है, मुसलमान इस चक्रव्यूह से निकलना ही नहीं चाहते, मुसलमान इस दलदल से निकलना ही पसंद नहीं करते। मुसलमान ज़हनी तौर पे, मानसिक तौर पे ग़ुलाम बना दिया गया है पिछले कुछ सालों में। मुसलमान अपने सियासी वजूद के बारे में फ़िक्रमंद है ही नहीं, मुसलमान समझता ही नहीं इस बात को, मुसलमान सोचता ही नहीं इस बारे में।
मुसलमानों ने बस ठेका ले रखा है कि भाई हम तो फला पार्टी के साथ रहेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बदला मुसलमानों बताइए? 100 का 100% वोट हमने और आपने दिया। मुसलमान पहले भी जेल में डाले जा रहे थे, अब भी जेल में डाले जा रहे हैं। हमारे उलमा पहले भी जेल में थे, अब भी जेल में हैं। क्या कोई बोलने वाला नजर आया? कोई आवाज उठाने वाला नजर आया? मुसलमानों को बीच चौराहों पर पहले भी लिंच किया जा रहा था, अब भी लिंच किया जा रहा है। मुसलमानों के घरों पर पहले भी बुलडोजर चल रहा था, अब भी बुलडोजर चल रहा है। कुछ नहीं बदला ना, बदलेगा भी नहीं जब तक मुसलमान गुलामी छोड़कर सियासत में हिस्सेदारी ना बना लें, तब तक मुसलमानों के हालात नहीं बदल सकते। इसलिए मैं कहता हूं, मुसलमानों अपने आने वाली नस्लों को अगर गुलामी से बचाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें आगे चलकर दूसरी पार्टियों के लीडर्स के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलें, उनके पीछे हाथ बांध कर ना चलें, तो फिर जरूरत है मुस्लिम कौम को मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर किसी अपनी एक पार्टी को मजबूत करना होगा और किसी एक लीडर के पीछे चलना होगा। और फिर वो लीडर मुस्लिम समाज का मफाद देखकर, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीएसपी हो, जो भी पार्टी हो, वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से फैसला लेकर अलायंस में जाए। इसी तरह से मुमकिन है कि मुसलमान सियासत में अपना कद बढ़ा सकते हैं, मुसलमान सियासत में हिस्सेदार बन सकते हैं और तभी जाकर मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद बंद हो सकता है। अब देखें जरा आप, हमारे उत्तर प्रदेश के एक नेता आजम खान साहब, क्या क्या नहीं किया उन्होंने इस पार्टी के लिए, कितनी कुर्बानियां दी समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कहीं ना कहीं लोग इसको समझें या नहीं समझें, मुसलमान इसको समझें या नहीं समझें, लेकिन दूर अंदेश लोग बखूबी समझ चुके हैं कि आजम खान साहब को भी साइड लगा दिया गया है, आजम खान साहब को भी दीवार से लगा दिया गया है। और उनका जो तिलिस्म था राजनीति का, उनके खित्ते में, उनके एरिया में कहीं ना कहीं इस सियासत में उनकी जो विरासत थी, उसको भी हथियाने की, कब्जा करने की कोशिश की गई है। बताएं आप हमें, कितना एहतजाज किया गया आजम खान साहब के लिए, या समाजवादी पार्टी के कितने लीडर्स रोड पर बैठे, कितने लोगों ने उन पर हुई ज्यादती के खिलाफ आवाजें उठाई। भुला दिया गया ना उन्हें, जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया ना। गलती कहीं ना कहीं आजम खान साहब की भी है। वो चाहते तो पूरी मुस्लिम समाज को, मुस्लिम कौम को अपने पीछे रख सकते थे और फिर वो अखिलेश यादव के पीछे चलने वाले नहीं बनते, बल्कि अखिलेश यादव के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले बनते। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी गलती हुई है। उन्होंने भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने भी एक पार्टी का कार्यकर्ता बने रहने में, एक पार्टी का नेता बने रहने में ही बेहतरी समझी। इसी चीज को उन्होंने तरजीह दी और यही वजह है कि आज उनके साथ ही सब कुछ हो रहा है। ये बात हम और आप अच्छे से जानते हैं। अगर आजम खान साहब मेहनत करके, कोशिश करके अपने पीछे तमाम मुस्लिम समाज को ले लिए होते, तो इस इलेक्शन से पहले अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज जाता, ये पैगाम जाता कि हाँ भाई आजम खान साहब के पीछे है पूरा मुस्लिम समाज, तो फिर आजम खान साहब की रिहाई की भी कोशिश की जाती, उनकी रिहाई के लिए भी एहतजाज किया जाता, आवाजें बुलंद होती। लेकिन अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, सबको ये महसूस हो चुका है ये तो वो कौम है जिसका कोई कायद नहीं है, जिसका कोई लीडर नहीं है, जिसका कोई वारिस नहीं है। ये तो लवारिस कौम है, ये कौम तो हमारे ही पीछे है, इनका वोट तो हमें मिलना ही है। कहाँ जाएंगे ये लोग? ये तो इनके सामने तो मजबूरी है, ये कौम तो हमें वोट देगी। ये जहन बन चुका है इन लोगों का। इसलिए हमारे इश्यूज को, हमारे मामलात को, हमारे मुद्दों को ये लोग गंभीरता से नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते। आज समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को ये महसूस हो चुका है कि मुसलमान तो कुछ भी हो जाए, मुसलमान का वोट तो हमें मिलना ही है। मुसलमानों बहुत हो गया। देखें जरा आज मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। आए दिन मुसलमानों को लिंच कर दिया जाता है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बार बार तौहीन की जाती है, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, कुरान शरीफ को जलाया गया। लेकिन जिन लोगों से आप और हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं, यकीन रखिए ये कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। इन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। ये खुद को मजबूत करने के लिए आपका वोट लेते हैं। हम तो ये कहेंगे, अगरचे राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं,
चंद्रशेखर आज़ाद हो या कोई भी नेता हो, आप इन लोगों के डायरेक्ट वोटर्स ना बने, बल्कि एज ए पार्टी मुसलमान इन लोगों के साथ अलायंस में जाएं और मुसलमान अपनी समाज से किसी को लीडर बनाएं, किसी को अपना कायद चुने और ये पैगाम दें कि भाई हमने फला शख्स को अपना लीडर मान लिया है, अपना कायद मान लिया है, अब हम डायरेक्ट किसी पार्टी के वोटर नहीं बनेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भीम आर्मी हो, बीएसपी हो, जो भी पार्टी हो, जिसे भी हमारा साथ हमारा वोट चाहिए वो हमसे अलायंस करे, हमारी पार्टी से गठबंधन करे। ये तरीका निकालो मुसलमानों, वरना याद रखो तुम्हारे बच्चे यूं ही बीच चौराहों पर काटे जाते रहेंगे, वरना याद रखो तुम्हारे घरों पर यूं ही बुलडोजर चलता रहेगा, तुम्हारी मसाजिद तुम्हारे मदारिस पर बुलडोजर चलता रहेगा, कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए और अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में गौर खोज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे मुल्क को हर तरह की बदअमनी से, नफ़रतों से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।